विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। न्यूज फर्स्ट चैनल पर मैं मधुसूदन रूंगटा कई औद्योगिक संगठन से जुड़ा हुआ आपको नमस्कार करता हूं। आज हम औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा विषय है विदर्भ की ओर। आज विदर्भ में काफ़ी लाख करोड़ के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। निस्संदेह इसके लिए हम हमारे सक्षम युवा मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का अभिनंदन करेंगे। साथ ही साथ जिनके सपने साकार होते हैं और जिन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है, ऐसे श्री नितिन गडकरी जी का भी हम अभिनंदन करेंगे, जिन्होंने नागपुर और विदर्भ के लिए औद्योगिक विकास किस तरह हो सकती है और एक नई क्रांति किस तरह हो सकती है उसका एक बीड़ा उठाया है। और जो सपना उन्होंने कई वर्षों पहले देखा था, आज वो उसे पूरा करने में जा रहे हैं। आज किसी क्षेत्र में जैसे बांस, बांबू, उसके ऊपर भी गडकरी जी ने बहुत ध्यान दिया है। यहाँ पर एक क्लस्टर भी बना बांबू के ऊपर, लेकिन उसमें काम नहीं हो पाया। मेलघाट में भी बांबू पे काफ़ी काम हो रहा है। आज जंगल में 70% से ज़्यादा जो होता है वो ग्रास के नाम से बांबू होता है। आज हमारे पास जो बांबू है चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अमरावती के जंगलों में, वह बांबू सिर्फ जंगल के सीमित है, उसकी क्वालिटी नहीं है, लेकिन तब भी उसका उपयोग हो सकता है। आज ज़रूरत है कि उसकी वैरायटी बनाई जाए, अच्छे बांबू उगाए जाए और उस बांबू जैसे दूध से बहुत सारी चीज़ें बनती है। दूध से पनीर बनता है, दूध से मक्खन बनता है, दूध से मिठाई बनती है। उस तरह से बांबू है। बांबू के इससे यान बनता है, कपड़े बनते हैं, बांबू से कई रेसिपी बनती है, बांबू से सूप बनता है और बांबू ईंधन के उपयोग में आता है। तो बांबू आज अगर आदमी का देहांत होता है तब भी वहाँ पर बांबू का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बांबू के जो इकोनॉमी है विदर्भ में 1 लाख करोड़ की गडकरी साहब ने खुद ने आकी है और उसके ऊपर IIT मुंबई और कई संस्थाएं बांबू मिशन काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया लेवल पे बांबू मिशन खुद काम कर रहा है। महाराष्ट्र में बांबू मिशन काम कर रहा है। आज संसद में भी और महाराष्ट्र सदन में भी चर्चा की गई कि बांबू से हम एक ऐसी वॉल बना सकते हैं जो प्रोटेक्शन दे सकती है, पर्यावरण को रोक सकती है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक काम बहुत कम हुआ है। अच्छे ग्रेड के बांबू लगाकर उसके द्वारा काफ़ी काम किया जा सकता है। खुद नितिन गडकरी जी ने 500 ट्रक बांबू 3,200 रुपये मेट्रिक टन से इथेनॉल बनाने के लिए मांगे हैं और उन्होंने कहा है कि इससे इथेनॉल इतना अच्छा और बढ़िया और सस्ता बनता है कि बांबू की पैदावार खुद ही खुद लग सकती है और जो जगह उपयोगी नहीं है, जो अनुपयोगी ज़मीनें हैं, वहाँ पर बांबू की फसल लगाई जा सकती है और बांबू का उपयोग काफ़ी अच्छे इसमें आ सकता है। आज आधुनिक टेक्नोलॉजी से हम बांबू से कपड़े बनाने में भी जा सकते हैं और इसके बैग्स, कपड़े बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो बांबू के लिए कल्टीवेशन करना अति आवश्यक है, क्योंकि बांबू अब इससे जो अगर ब्रिकेट भी बनाते हैं तो आज हर एक थर्मल पावर स्टेशन में 5% ब्रिकेट, बायो ब्रिकेट का वहाँ पर चलन होने जा रहा है, लेकिन अभी क्वांटिटी कम मिल रही है। अगर बांबू इसमें उपयोग में आ सकता है तो इसका ब्रिकेट बनाकर थर्मल पावर स्टेशन में दिया जा सकता है और उसमें वहाँ पर इसका जो है फ्लाई एच भी कम जनरेट होगी और पोल्यूशन भी बहुत सीमित रह जाएगा। तो बांबू के लिए ज़रूरी है कि इस पे पैदावार के लिए सरकार ने आगे आकर इस पे प्रयास करने चाहिए और एक अच्छी सुदृढ़ इकोनॉमी फार्मर्स और इंडस्ट्री के लिए बन सकती है। छोटे छोटे गाँव में ब्रिकेट्स की इंडस्ट्रीज और उसके लिए जो इथेनॉल तैयार कर सकते हैं
उस पर कई जगह ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं जिससे कि जहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे कि एमआईडीसी में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आज तक कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगी है, तो उस क्षेत्र में बाम्बू अगर वहाँ पर लगाया गया तो वहाँ की इकोनॉमी भी सुदृढ़ हो सकती है और उससे वहाँ का फार्मर भी मजबूत हो सकता है और लोगों को वहाँ पे छोटी छोटी इंडस्ट्री के द्वारा रोजगार भी मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने भी जो बजट के अंतर्गत एमएसएमई के लिए प्रावधान किए थे, तो उन्होंने कहा है कि आज सक्षम उद्योगों को करना जरूरी है और सक्षम उद्योग जब हो जाएंगे तो आज प्रतिस्पर्धा में वो एक्सपोर्ट मार्केट में सीख सकते हैं। लेकिन हमें हमारे मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना है कि एक हमारे प्रधानमंत्री सोच ले रहे हैं कि निर्यात के लिए लघु उद्योगों को और आगे आना चाहिए और इससे यहाँ पे डॉलर का जो है इनकम सृजन कर सके। लेकिन आज महाराष्ट्र में अभी हियरिंग की गई, नागपुर में और अमरावती में हियरिंग हुई, वहाँ पर एमआईडीसी के चेयरमैन इतने कठोर थे कि उन्होंने कहा कि जो आप कहते हैं आप कहिए और हमें बताइए आप क्या चाहते हैं। लेकिन उनकी मंशा यही है कि हम किस तरह से रेट बढ़ाएं। हम चाहते हैं कि एमआईडीसी एक तरफ इस तरफ निर्णय ले कि आज जो प्रतिस्पर्धा में लघु उद्योग मध्यम श्रेणी के उद्योग टिक सके। आज जब एमआईडीसी ऑब्जेक्शन बुलाती है तो वहाँ पर जब हमारे उद्योजक जाते हैं तो उसमें उनकी सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि वे खुद पेमेंट करते हैं। एक छोटे छोटे उद्योग अपना क्रॉस सब्सिडी का बर्डन बियर करके जब वहाँ पर वो पेमेंट कर रहा है, सरकार को अपनी राशि दे रहा है, तब उसको सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। उस समय एमआईडीसी के जो सदस्य हैं, जो वहाँ के चेयरमैन हैं, वो पीड़ा ये है कि हमारे जो उद्योग है वह बाकी के स्टेट के जो विद्युत के दरें उसके सामने टिक नहीं पा रहे और बहुत सारे फेरोलॉय जैसे तो उद्योग बंद होने आ गए हैं, बंद हो भी गए हैं। तो जब स्टील उद्योग यहाँ पर जो है टिक नहीं पा रहा है, जिसके पास सिर्फ एमएससीडीसीएल के पावर पे टिका रहना है, तो उसकी एक मजबूरी हो जाती है कि किस तरह से वो प्रतिस्पर्धा में अपना माल बेच सके। इसलिए स्टील अधिकांश वह छत्तीसगढ़ से बाहर के तरफ से आ रहा है और यहाँ के उद्योग उसमें स्पर्धा में टिक नहीं पा रहे और बहुत सारे स्टील उद्योग धीरे धीरे जो एमएससीडीसीएल के ऊपर आधारित है बंद होते जा रहे हैं। टेक्सटाइल के उद्योग भी वहाँ पर विद्युत की है। तो ऐसे समय में हम चाहते हैं कि हमारी जो राज्य सरकार है लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए ऐसी योजनाएं बनाए कि क्रॉस सब्सिडी का भार उस पर न पड़े और बाकी के जो राज्य है उसके सामने कम से कम उस रेट पर बिजली यहाँ के उद्योगों को मिले तो उद्योग सक्षम होकर टिक सकते हैं। सोलार के ऊपर भी सरकार कई तरह के जो उसमें ऐसे टैक्सेस लगाने जा रही है जिससे सोलार की भी बिजली महंगी हो जाएगी। आज जरूरी कि आज स्पर्धा में जब हमारे प्रधानमंत्री ये सोचते हैं कि लघु उद्योग ही इस देश का भविष्य है, तो हमें जरूरी हो जाता है कि लघु उद्योग जिसका 50% से ज़्यादा जीडीपी में योगदान रहता है उत्पादन क्षेत्र में, तो ऐसे समय में राज्य शासन में लघु उद्योग के लिए आगे आकर ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे कि प्रतिस्पर्धा में वे टिक सके, उनकी लागत कम हो सके और उनको एक अच्छा बाजार में टिकने के लिए भाव मिल सके। इससे वो उद्योग उसके सामने टिक कर मजबूती के साथ इस प्रतिस्पर्धा में काम कर सकते हैं। हम बड़े उद्योग जिन्हें मेगा इंडस्ट्रीज भी कह सकते हैं वे विदर्भ में आ रहे हैं। हमारे पास मिनरल है, फॉरेस्ट है, पानी है, एक अच्छी लोकेशन है, तो निसंदेह उसका फ़ायदा आने वाले उद्योगों को मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी प्रमाण में बड़े उद्योगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, चाहे वह सीमेंट का क्षेत्र हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे स्टील इंडस्ट्रीज हो, चाहे अन्य तरह के उद्योग हो। तो हम चाहते हैं कि आज वे मैन पावर यूज करेंगे, यहाँ के रोजगार बनाएंगे। साथ साथ में जिस तरह से दुर्ग भिलाई में कॉरिडोर बना है, झारसुगड़ा में बना है, बिलासपुर में बना है, रायगढ़ में बना है, क्योंकि वहाँ पर खनिज है, उसमें बड़े बड़े उद्योग कई समूह के आए और उसके बदौलत वहाँ पर उन पर आधारित बहुत सारे उद्योग वहाँ पे लगाए गए। हमारा विशेषता स्टील उद्योग जो
बड़े पैमाने पर लॉयड मेटल श्री राजेश गुप्ता जी जिसके चेयरमैन है, और बी प्रभाकरन जी जो कहे जाए तो महाराष्ट्र में माइनिंग किंग है, जिनकी सूझबूझ से 27 साल बाद आयरन ओर की माइन शुरू हुई। और वह आयरन ओर की माइन जिसे कहा जाए तो सचिन जिंदल ने एक वर्ल्ड क्लास में सबसे बढ़िया ग्रेड का आयरन ओर बताया है। तो आज एक दिशा दी है। हमारी भी उनसे कई बार मीटिंग होती है। हम उनसे यही आग्रह करेंगे कि जो आपका 1 लाख करोड़ के ऊपर का जो निवेश होगा उसके अंतर्गत आप ऐसा एक कॉरिडोर बनाएं जिसके अंतर्गत यहाँ के कम से कम 700-800 उद्योग, चाहे लघु उद्योग हो, चाहे मध्यम श्रेणी का, चाहे अच्छे स्केल का इंडस्ट्री हो, तो उसको मजबूती के साथ आपका योगदान मिले। और दूसरा हम चाहेंगे कि आप उनको कोस्ट कटिंग में इतनी सहायता करें, और कहीं पूंजी लगती है तो उसके अंदर आप इक्विटी कंट्रीब्यूशन भी करिए, क्योंकि कई वर्षों से ये ज़िले आज तक विकास नहीं देख पाए। और कई तो वहाँ पर ऐसे लोग थे कि उन्होंने रेलगाड़ी भी नहीं देखी, लेकिन इनकी वजह से कई बच्चे ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन कर रहे हैं। और लोगों की उम्मीद ये बनी हुई है इस ग्रुप से कि उनके बाद जो आने वाले उद्योग होंगे वो भी उनके मार्गदर्शन में इस तरह का काम करेंगे जिससे चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, आसपास के विदर्भ के सभी क्षेत्र, वहाँ के युवक और जो यहाँ पे टेक्नोक्रेट है यहीं के यहीं विकास करेंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार देने में सक्षम होंगे। लॉजिस्टिक के बारे में कहें तो लॉजिस्टिक की भावना जो संभावना है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज जिस तरह से व्यवसाय बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, जो खदानें बढ़ रही है, उसमें लॉजिस्टिक का बहुत ये आ गया है। और उसमें मैं विशेषतः यश भसीन का भी अभिनंदन करना चाहूँगा कि उनकी भी जो टेक्नोलॉजी है, जो उनकी सोच है, वे चाहते हैं कि कम कॉस्ट पर किस तरह से अच्छी तरह से हम लोगों को लॉजिस्टिक्स दे सके और यहाँ पर किसी सक्षम से लॉजिस्टिक का एक हब बनाकर लोगों को प्रेरणा दे सके। आज विदर्भ में बहुत चालना हो सकती है, एविएशन इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर आ रही है, और उसी तरह से डिफेंस में भी जो सोलार ने एक नई दिशा दी है सत्यनारायण जी नोल के चेयरमैनशिप में, तो उसके अंतर्गत जो डिफेंस फैक्ट्रियाँ सरकारी क्षेत्र में है वहाँ भी प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, और उस प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और लोगों के बीच में एक समन्वय समिति होनी चाहिए, जिससे कि औद्योगिक विकास के लिए आज यहाँ पर बहुत संभावनाएं देखते हैं। यहाँ का युवक यहीं पर विकास करे और यहाँ की इतनी इकोनॉमी सुदृढ़ हो जाए। जिस तरह से महाकुंभ में प्रयागराज में पूरी इकोनॉमी 65 करोड़ के लोग वहाँ पर 3 लाख करोड़ की इकोनॉमी बना गए, उस तरह की इकोनॉमी यहाँ पर कम से कम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी यहाँ बन सकती है। तो इसके लिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हमारे मिनरल्स, हमारे एग्रीकल्चर, बाकी के साधन, टूरिज्म, लॉजिस्टिक को हम इस आधार पर ले जाएं कि विदर्भ महाराष्ट्र में जो आज इतना पिछड़ा हुआ था 1 नंबर पोजीशन पर आ जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।